नमस्कार, मैं नीलम बिष्ट। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। हम बात कर रहे थे अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में। कलिंग युद्ध के परिणामों पर हमारी चर्चा हुई थी। कलिंग युद्ध का एक प्रमुख कारण यह निकलकर सामने आया कि अशोक ने युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाया। अशोक के धम्म के विषय में उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। दरअसल अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही, उन्हें ही अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। और अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इसे गृहस्थों के लिए अनुशासन का ग्रंथ भी कहा जाता है। राहुलोवाद सूत्र में अशोक के धम्म की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अशोक के दूसरे शिलालेख से और 7वें शिलालेख से हमें अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है। इन दोनों शिलालेखों में उन गुणों का वर्णन किया गया है जो धम्म का निर्माण करते हैं। अशोक के दूसरे शिलालेख में स्वयं अशोक प्रश्न करता है कि कियम चु धम्मम, अर्थात धम्म क्या है, और स्वयं ही अशोक इसका उत्तर भी देता है, जिसका उल्लेख हमें दूसरे शिलालेख में मिलता है। उसमें कहा गया है, अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे शौचिये माधवे साधवे च, अर्थात पाप न करना, बहुत कल्याणकारी कार्य करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, प्राणियों की रक्षा करना, उनकी हत्या न करना और साधुता अपनाना, दूसरों के साथ मृदुतापूर्ण व्यवहार करना, ये सब धम्म है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धम्म नैतिकता का पर्याय भी था। अशोक के भाब्रू लघु शिलालेख से हमें धम्म के विषय में उल्लेख मिलता है, और ये भाब्रू शिलालेख से ही हमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी मिलती है। अशोक का विश्वास त्रिरत्न में था, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। हम सभी लोग सुनते हुए आ रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध धर्म इन 3 रत्नों पर आधारित है। बुद्ध अर्थात ज्ञान, तार्किक ज्ञान, और व्यक्ति का जब अज्ञानता से ज्ञान की ओर परिचय होता है तो उसे बुद्ध कहा जाता है। तो सबसे पहले ज्ञान की ओर अग्रसर होना, धम्म अर्थात नैतिकता, फिर ज्ञान से नैतिकता की ओर अग्रसर होना, और संघ, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघ की अति आवश्यकता थी। जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ थी वो संघ में रह कर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो सम्राट अशोक का त्रिरत्न में विश्वास था। अशोक के शिलालेखों से हमें उसके शासनकाल की अधिकांश जानकारियां प्राप्त होती हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है, और ये 5 भाग इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है वृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, लघु स्तंभलेख और दीर्घ स्तंभलेख। तो 5 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफेनथेलर नामक व्यक्ति ने खोजा था, लेकिन टीफेनथेलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन लगातार इस क्षेत्र में प्रयास जारी रहे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, और इस कार्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप की काफ़ी सहायता की थी।
अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें हमें वो शिलालेख कुल 14 हैं। उन शिलालेखों में से जो पहला शिलालेख है अशोक का, केवल पहले लघु शिलालेख में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है और बाकी के जो उसके शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक न होकर के बल्कि केवल देवा नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। वह पहला राजा था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों में खुदवाया, उत्कीर्ण करवाया और ये प्रेरणा अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से ली थी। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं इनमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि प्रथा की निंदा की गई है और बात अशोक ने इसमें अपनी प्रजा को संदेश दिया, आदेश दिया कि किसी भी जीव मात्र की हत्या न की जाए। इसी प्रकार से जो दूसरा शिलालेख है अशोक का, उसमें कहा गया है कि जो मनुष्य हैं सभी मनुष्यों के लिए अस्पताल खोले जाएं। साथ ही इसमें विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर भी चर्चा की गई है। इसी प्रकार से हमने पिछले वीडियो में जो कलिंग युद्ध की चर्चा हमने की, अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध के विषय में मिलता है। तो प्रत्येक शिलालेख में कुछ न कुछ बात कही गई है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अभिलेख के विषय में और प्राचीन भारत में अभिलेख इतिहास के निर्माण में किस तरीके से उपयोगी सिद्ध हुए और कौन कौन से अभिलेख प्रमुख हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।